नमस्कार विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम व्याख्यान भाग 2 की आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज अनुभाग 2.1.2 से 2.1.3 तक के बारे में। यह अस्वीकृत है। इसके बाद चलिए जानते हैं कि आज के इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद हम किन बातों को जानने में सक्षम होंगे, क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम धातुओं के साथ अम्लों और धातुओं के साथ क्षारों की अभिक्रिया का वर्णन करेंगे। अम्लों के साथ धातुएं किस तरीके की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं और क्षारों के साथ कैसे अभिक्रिया दर्शाते हैं धातुएं, इनके बारे में समझेंगे। तो अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी के अनुभाग के अनुसार कौन से हम जो अनुभाग हैं वो शामिल करेंगे, इसमें कौन कौन से विषय शामिल करने वाले हैं। तो आज हम 2.1.2 अम्ल और क्षार धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 2.1.3 धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से कैसे अभिक्रिया करते हैं, इससे चर्चा करेंगे। और फिर अंत में जितना भी कुछ हमने आज सीखा इस व्याख्यान में, उसके सारांश की बात करेंगे। तो चलिए व्याख्यान शुरू करते हैं। और सबसे पहले 2.1.2 जिसके अंतर्गत हम अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले एक अम्ल की एक धातु के साथ अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। यहाँ क्या होता है, जब एक धातु एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर एक लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी जो मुक्त होती है। तो यह एक अभिक्रिया होती है जबकि धातु और अम्ल के बीच होती है। यानी कि अगर हम किसी धातु की बात करें जैसे कि जिंक, तो जिंक जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड एक लवण बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती आपको दिखाई देगी। यह इसके लिए उदाहरण था। अब जैसे कि सभी धातुओं की अगर हम बात करें तो सभी धातुओं अम्लों के साथ जो है क्रिया नहीं करती, क्योंकि आपने एक सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी और उस सक्रियता श्रेणी में हमने पढ़ा था कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं, और जब कोई भी धातु सक्रियता श्रेणी में किसी दूसरी धातु से ऊपर उपस्थित होती है तो वह उससे अधिक क्रियाशील मानी जाती है। क्योंकि जब हम सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऊपर वाली धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं, बीच वाली मध्यम क्रियाशील होती हैं और अंत वाली सबसे ज्यादा क्रियाशील होती हैं। तो सबसे कम क्रियाशील होती हैं जो बिल्कुल नीचे होती हैं। तो हमने क्या देखा, और वहां पर एक विशेष बात यह थी कि हाइड्रोजन को संदर्भ बिंदु माना जाता है। तो हाइड्रोजन के संदर्भ में हम बात करते हैं तो जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं वे हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील होती हैं, जो नीचे होती हैं वे कम होती हैं। अगर हम हाइड्रोजन को संदर्भ बिंदु मान रहे हैं और अगर मान लें कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं तो वे किसी भी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगी, क्योंकि अम्ल में क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, तो वे अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी। यह अभिक्रिया होती है और जो नीचे धातुएं होती हैं वे नहीं कर पाती। यानी कि सभी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आमतौर पर अगर हम बात करें तो जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, कौन कौन सी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, अगर हम ये देखेंगे तो सक्रियता श्रेणी में हम देख पाएंगे कि जिंक होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है। ये सभी धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, इसलिए क्या करती हैं, उस धातु को उसके लवण से विलयन से अलग कर देती हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करवा देती हैं और ये खुद यौगिक बना लेती हैं उस लवण के साथ। यानी कि जिंक क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपको उत्तेजित या मुक्त होती दिखेगी। तो इस प्रकार यह जो अभिक्रिया है होती है। अब हम एक क्रियाकलाप समझते हैं जिसमें हम समझेंगे यह देखने के लिए कि अम्ल जिंक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, या परीक्षण करने के लिए कि क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो हमें एक परीक्षण करना है, इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में 2.3 में बताया गया है। तो देखो इस क्रियाकलाप में क्या करते हैं, यहाँ की प्रक्रिया के बारे में अगर हम जानेंगे तो उपकरणों को व्यवस्थित करते हैं किस प्रकार, एक चित्र में दिखाया गया है। तो ये चित्र है जिसमें आपको दिखाया गया है कि हम उपकरणों को किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टैंड है और एक परख नली को उसमें लटका दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब परख नली में हमने क्या लिया है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। सल्फ्यूरिक अम्ल में उसके बाद हमने क्या किया, उसमें जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं
छोटे छोटे टुकड़े, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैस के बुलबुले दिख रहे हैं। कौन सी गैस होती है? ये हाइड्रोजन गैस होती है। और इसको बाहर निकालने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं कि उस परख नली को ढक देते हैं और एक पतली सी प्रवाह नली लगाते हैं। अब उस प्रवाह नली को एक विलयन में डुबो देते हैं। उसके दूसरे सिरे को, एक सिरा होता है हमारी परख नली के अंदर और उसका दूसरा सिरा खुलता है जाकर के एक विलयन में, जो कि होता है साबुन का विलयन। अब वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हमें नहीं पता कि वहां से कोई गैस मतलब कोई भी गैस निकल रही है, हमें नहीं पता वहां पे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने जब जिंक डाला, क्योंकि जिंक धातु थी, तो जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल के सल्फेट से अपना जिंक सल्फेट बनाया होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित किया होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई होगी। अब जब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तब यह इस जो नलिका के सहारे, प्रवाह नली है, इसके सहारे नीचे आएगी। नीचे है हमारे पास साबुन का विलयन जिसमें हमने नली को डुबो कर रखा हुआ है, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। जब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं साबुन के विलयन के साथ, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसके सामने एक मोमबत्ती लेकर के जाएंगे। तो मोमबत्ती, जब इस जली हुई मोमबत्ती इसके सामने लेकर जाते हैं तो वहां हमें क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन पट पट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में जब आती है तो वहां पर उसका दहन देखने को मिलता है। तो ये जो आवाज उत्पन्न होती है ये इसलिए क्योंकि इस गैस का यहाँ पे दहन हो रहा है। इससे हम स्पष्ट कर पाते हैं कि यहाँ से जो भी अभिक्रिया हुई, यानी कि अम्ल में जब हमने कोई धातु को मिलाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पर जलने का परीक्षण किया जाता है। तो हमारा प्रयोग क्या था कि हमने एक परख नली में 5 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, जो कि तनु था। हमें बहुत सांद्र नहीं लेना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे तो बहुत ही नुकसानदायक होता है, हमारी त्वचा को खराब कर सकता है, क्योंकि इसे हम साधारण भाषा में तेजाब के नाम से भी जानते हैं। और जब तेजाब होता है वो हमारे अगर त्वचा पे गिर जाए तो वह उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें प्रयोगशालाओं में हमेशा तनु जो हमें दिए जाते हैं रसायन, वो हमेशा तनु दिए जाते हैं। तो एक परख नली में हमने 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। इसमें जिंक के दाने हमने डाले और कुछ टुकड़े हमने डाले। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपनी टिप्पणियों को कि हमने क्या जो है यहाँ से सीखा, हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला। अब उत्पन्न हो रही गैस को साबुन के घोल में हम प्रवाहित करते हैं। कैसे? नलिका के द्वारा। जिस प्रकार आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम किस प्रकार नलिका के द्वारा इसे प्रवाहित करते हैं। अब साबुन के घोल में बने बुलबुलों के पीछे का कारण पहचानें कि यहाँ पे जो बुलबुले बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं, बुलबुले बनने के पीछे का कारण क्या है। देखो अब क्या होगा कि गैसों से भरे बुलबुले के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं। तो जब मोमबत्ती ले जाते हैं तो उसके बाद हम अपना अवलोकन दर्ज करेंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अवलोकन में क्या हमने देखा, इस क्रियाकलाप को कुछ अम्लों जैसे कि HCl, HNO3, CH3COH के साथ दोहराया, यानी कि अलग अलग अम्लों के साथ अपने प्रयोगों को दोहराते हैं। फिर क्या होता है, अब ध्यान दें कि क्या सभी मामलों में अवलोकन समान या फिर भिन्न है। यानी कि अगर सभी अम्लों के साथ यह प्रक्रिया दोहराई जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल के अलावा कोई अम्ल ले लें, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, नाइट्रिक अम्ल ले लें या फिर एसिटिक अम्ल ले लें, तो क्या हमें एक ही चीज देखने को मिलेगी या बार बार अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे कि हमें क्या क्या प्रेक्षण मिले जब हमने अलग अलग अम्लों का प्रयोग किया। तो हमें यहाँ पर बुदबुद उत्फलन जिंक के दानों की सतह पर बनते हैं, यानी कि जो बुलबुले बनते हैं वो जिंक के दानों की सतह पर बनते हैं जब अम्ल मिलाते हैं। यह दर्शाता है कि गैस उत्पन्न होती है, यानी कि हम कोई भी गैस का प्रयोग कर लें, चाहे हम नाइट्रिक अम्ल ले लें, चाहे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें या फिर एसिडिक अम्ल ले लें, हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती ही है। इसका मतलब ये हुआ कि धातु जो जिंक है वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही है। साबुन के घोल से गुजरी हुई गैस से भरे साबुन के बुदबुद बनाती है, यानी कि बुलबुले बनाती है। और एक जलती हुई मोमबत्ती को जब उन गैस से भरे बुलबुलों के पास लाया जाता है तो वहां पर एक ध्वनि सुनाई देती है, पॉप की ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ फटने की ध्वनि आ रही है धीमी सी। तो वहां से हम स्पष्ट कर पाते हैं कि यह सिर्फ एक ही अम्ल के साथ नहीं, प्रत्येक अम्ल के साथ ऐसा हुआ। तो इस प्रकार हम जो है इस क्रियाकलाप को हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रेक्षण और क्या था हमारा कि इस क्रियाकलाप को जब हमने अन्य अम्लों के साथ दोहराया तो हमने सामान्य प्रेक्षण देखे, हमें वैसे ही ध्वनि सुनाई दी बिल्कुल। और इसके परिणाम क्या थे कि जिंक सभी परीक्षित अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जहां से हमें पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। और सभी परीक्षित अम्लों के लिए प्रेक्षण हमें समान प्राप्त हुए। अब
क्या करेंगे कि एक परख नली में जिंक के टुकड़े डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने अम्लों के साथ तो अभिक्रिया देख ली, अब हम क्षारों के साथ अभिक्रिया के लिए क्रियाकलाप देखेंगे, जो कि हमारा क्रियाकलाप 2.4 है। अम्लों के साथ तो अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे थे, पर क्षार के साथ क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, एक परख नली में दानेदार जिंक के टुकड़े डाल देंगे। तो हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से मिलाएं और परख नली की जो अंदर जो भी है उसको हम गर्म करते हैं सामग्री को। तो हमें क्या, एक क्षार लेना है। क्षार हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। अब उसमें हमने जिंक मिला दिया, तो देखो क्या होता है, उत्पन्न होने वाली गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित करें। जैसे कि हाइड्रोजन गैस को हमने प्रवाहित किया था, हमने एक नलिका लगाई थी और वह नलिका सीधे साबुन के विलयन में जा रही थी, उसी प्रकार हम एक और नलिका का प्रयोग करेंगे और साबुन के विलयन में बनी हुई गैस के बुलबुलों को हम अब एकत्रित करेंगे। अब गैस से भरे बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लगाएंगे और देखेंगे कि अब क्या होता है। अब इस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब दानेदार जिंक में हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाया, तब मिश्रण गर्म हो जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक जब अभिक्रिया करता है तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा मुक्त होती है और जिंक की सतह पर बुलबुले बुदबुदाहट के साथ हमें दिखाई देते हैं। गैस निकलती है, इसे एकत्रित किया जाता है और जब एक जलती हुई माचिस की तीली या फिर कोई भी मोमबत्ती इस गैस के पास लाई जाती है तो यहाँ पर भी हमें एक ध्वनि सुनाई देती है और वहां पर वह जलने लगती है। मतलब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस दे रहा है। मतलब चाहे कि वह अम्ल है, चाहे वह क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यह हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। और यह अभिक्रिया पुष्टि करती है कि कुछ धातुएं जैसे कि जिंक क्षारों के साथ अभिक्रिया करके भी हमें हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। इसके बाद होने वाली अभिक्रिया को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जिसका सूत्र होता है NaOH, चूंकि हमने AQ इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे विलयन अवस्था की बात कर रहे हैं, जो कि जलीय विलयन की बात कर रहे हैं। इसके साथ जब हमने इसमें जिंक के टुकड़े डाले, क्योंकि जिंक के टुकड़े ठोस अवस्था में ही होंगे, तो इसलिए हमने इसके बाद कोष्ठक में S लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है सॉलिड। इससे हमें एक लवण मिलेगा जिसे हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं और इसके लिए सूत्र होता है Na2ZnO2 और इसके साथ हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती दिखाई देगी। तो यह परिणाम होता है इस क्रियाकलाप का 2.4 का। तो यहाँ तक हमने क्रियाकलाप देख लिया कि जब हम धातुओं को अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है, और जब धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया 2.1.2 अम्ल और क्षार धातुएं कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। ये हमने देख लिया था। हमने यह भी देख लिया था जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, जिंक क्लोराइड और जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अब अगर क्षार के साथ अभिक्रिया देखें तो क्षार भी क्या करेगा, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इसके लिए उदाहरण भी हमने देखा, क्या, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा Na2ZnO2, जिसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, वह बना देगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। केवल कुछ धातुएं जैसे कि जिंक एल्युमिनियम प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इस प्रकार कुछ धातुएं यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, वे हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता रखती हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने अम्लों और क्षारों के साथ तो देख ली अभिक्रिया धातुओं की। अब हम देखेंगे धातु कार्बोनेट या धातु डाइहाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या देखने को मिलता है। तो लवण और जल उत्पन्न करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करते हैं। जब हम इसे अभिक्रिया से समझेंगे तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। मान लो कि एक धातु कार्बोनेट है MCO3, जहां पर M कोई धातु है और CO3 आयन कार्बोनेट आयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर हमें एक लवण, हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। अब हम इसे एक उदाहरण लेकर के समझेंगे। मान लो एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है MHCO3, यहाँ पे धातु कार्बोनेट को कहते हैं MCO3 और जब यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो जाए तो वहां पे हम इसे कहेंगे MHCO3। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए क्या होगा कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई भी हो, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हमेशा लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। यह आपको देखने को मिलता है। अब हम इस पर आधारित एक क्रियाकलाप की चर्चा करने वाले हैं। क्रियाकलाप 2.5।
Na2CO3 या फिर NaHCO3, चाहे सोडियम कार्बोनेट ले लें, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे हम बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब यह अभिक्रिया करेगा तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब बनी हुई गैस का चूने के पानी का उपयोग करके हमें परीक्षण करना है कि कौन सी गैस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब विधि की अगर हम बात करें कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले दो परख नली लेंगे और दोनों परख नलियों पर A और B अंकित कर देंगे, जिससे हमें यह पता चल पाए कि किस परख नली में क्या कौन सा विलयन है, जिससे हम इन पर अंकन कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, परख नली A में हम क्या करेंगे, लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे और परख नली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेंगे। दोनों परख नलियों में 0.5 ग्राम दोनों ही यौगिकों को ले लिया। दोनों परख नली में अब हम क्या करेंगे, तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देंगे। कितना, 2 मिलीलीटर। तो हमने दोनों परख नलियों में हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, कितना, बराबर मात्रा में, और उनमें 2-2 ml यानी कि बराबर मात्रा में ही अम्ल मिला दिया। मात्राएं समान रखेंगे तभी हम उनकी तुलना भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम क्या देखेंगे आगे कि इस प्रकार इसकी विधि होती है, यानी कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक स्टैंड है जिसमें एक परख नली है। अब उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इसमें डालते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टैंड है, इसमें एक कार्क लगा हुआ है, एक निकास नली है, एक और परख नली है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हमने ले रखा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है क्योंकि यहाँ पर तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं और सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। अब इस गैस को धीमे धीमे करके एक निकास नली की सहायता से दूसरी परख नली में डुबोया गया है, जिसमें एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हमने ले रखा था। अब देखेंगे कि इससे हमें क्या देखने को मिलता है। हमें उस गैस की पहचान करनी थी, तो अपने प्रेक्षणों को हम करेंगे रिकॉर्ड, और प्रत्येक ही स्थिति में उत्पन्न गैस को, चाहे हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें चाहे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, दोनों स्थितियों में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। अब इस मुक्त हुई गैस को चूने के पानी, जैसे हमें क्रियाकलाप में बोला गया था चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करानी है, और चूने का पानी क्या होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। जब उससे हमें गुजारेंगे जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है, और उसके बाद अपने प्रेक्षणों को हम करेंगे रिकॉर्ड, और हमें क्या देखने को मिलेगा, जब तनु HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट युक्त दोनों परख नली में मिलाया जाता है, तो दोनों तेजी से बुदबुदाहट यानी कि बुलबुले देखने को मिलते हैं, जो कि एक गैस होने का संकेत देते हैं। और जब आपको बुलबुले दिख जाएं, इसका मतलब कोई गैस यहाँ पर जरूर उपस्थित है, और वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब उत्पन्न गैस को चूने के पानी से गुजारा जाता है, कैसे, एक निकास नली के जरिए। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, आपको चूने का पानी दूधिया रंग का दिखाई देगा। इसका परिणाम क्या है, अब इन क्रियाकलापों से हमें क्या निष्कर्ष निकला। देखो, पहले तो अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो परख नली ए में कैसी अभिक्रिया हो रही है, सोडियम कार्बोनेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड यानी कि एक लवण बना रहा है, जल बनाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। और उसके बाद परख नली बी में क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वह HCl के साथ क्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, पानी बना देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है अम्लीय, और जब यह चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करेगी एक दूधिया विलयन बना देगी, लवण बनाएगी, और इस प्रकार हम यहाँ से सफेद अवक्षेप होता है वो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर एक नया यौगिक बन जाता है। सोडियम जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो इस प्रकार यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो गैस निकली थी वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो परिणाम की अगर हम बात करें तो चूने के पानी से होकर निकाली गई गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी और कैल्शियम कार्बोनेट जब आपस में विक्रिया करते हैं, तो चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अम्लीय होती है, और जब यह अभिक्रिया करेगी तो एक सफेद अवक्षेप बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, और यह कैल्शियम कार्बोनेट सफेद रंग का अवक्षेप दूधिया रंग का होता है, और साथ में पानी बन जाएगा यहाँ पर। और तो जो हमारा ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है बोर्ड जो है चौक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी पहली अभिक्रिया में निकलते हैं, फिर वहां से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम परीक्षण करने के लिए चूने का पानी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एक
दूधिया सफेद अवक्षेप, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी। अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एक और अभिक्रिया देखने को मिलती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिकृत होगा, क्योंकि उस विलयन में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो पानी भी था, अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, उसने सफेद अवक्षेप बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन अभी भी वहां पे पानी भी बन गया है। अब वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट भी है, पानी भी है, अब वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार आती ही जा रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लगातार आने से क्या होगा, एक और उत्पाद बनेगा CaHO3 होल ट्वाइस, यानी कि जो भी ये उत्पाद बनेगा वह होगा पानी में घुलनशील। तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित करने पर ये वाली अभिक्रिया भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि धातुएं अम्ल और क्षारों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, और हमने यह भी देखा कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वे अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब हम दोहरा लेते हैं एक बार आज के व्याख्यान में जिन बातों को हमने पढ़ा, जो याद रखने योग्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उदाहरण, जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, ZnCl2 बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अवलोकन, हमने क्या सीखा कि यहाँ पे हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, बुदबुदाहट यानी बुलबुले निकले, गैस जलती हुई जो गैस के बुलबुले निकले और जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास ले जाने पर एक पॉप जैसी ध्वनि सुनाई दी। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस होने की पुष्टि करता है। सभी धातुएं अभिक्रिया नहीं करती, उदाहरण के लिए सिर्फ जिंक, मैग्नीशियम, लोहा आसानी से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जो हमें सक्रियता श्रेणी बताती है। उसके बाद विभिन्न अम्लों के लिए अवलोकन समान होते हैं, चाहे हम HCl ले लें, चाहे हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, चाहे हम नाइट्रिक अम्ल ले लें, किसी भी अम्ल के लिए धातुएं उसी प्रकार अभिक्रिया करेंगी जो किसी एक अम्ल से करेंगी। अब अगर क्षार की बात करें तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से जब अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ पर हमें गर्म करने पर बुलबुले देखने को मिले, यहाँ पर भी मोमबत्ती को पास लाने पे पॉप की ध्वनि सुनाई दी, जो कि हाइड्रोजन गैस की पुष्टि करती है। उसके बाद केवल कुछ धातुएं ही जैसे कि जिंक और एल्युमिनियम प्रबल क्षारों से अभिक्रिया कर पाती हैं। और अंत में हमने क्या देखा था, हमने अंत में देखा धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आज के इस चर्चा के महत्वपूर्ण विषयों को हमने एक बार फिर से दोहरा लिया। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही, कल आगे के व्याख्यान में और कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।